हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले। खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले। रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। यानी आप किसी भी हालत में कभी भी रुकिए नहीं, चाहे परिस्थिति जो भी हो। रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, समय एक दिन ऐसा आएगा सफलता आपके कदमों में होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है हमारा, एक्सरसाइज 1। नाम है उसका रसायन शास्त्र भारतीय भवन का हमारे परिवेश के पदार्थ। चैप्टर का क्या नाम है मेरे भाई? हमारे परिवेश का पदार्थ। पदार्थ हो गए। चलिए बजे, तो हम लोग पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे? हमारे परिवेश के पदार्थ। चलते हैं। हम लोग पिछले दिन इसके बारे में 2 वीडियो दिया था कि भाई पदार्थ किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। फिर पदार्थ की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव और गैस के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा किया था। आज पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था का पारस्परिक परिवर्तन। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ना कि वो ठोस से द्रव में बदल जाएंगे और द्रव से गैस में बदल जाएंगे, और उसी गैस को फिर से द्रव में और द्रव से फिर से उसको, जैसे देखिए आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये क्या हमारा भाई? द्रव है। और जैसे ही उसको हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या बन जाएगा? वो गैस बन जाएगा। लेकिन गैस को अगर संघनन कर देंगे, यानी जमा देंगे, ठंडा कर देंगे, तो फिर से क्या बन जाएगी? द्रव बन जाएगी। समझ में आई बातें? अब आगे देखिए, गैस को अगर निक्षेपण कर देंगे तो बन जाएगी ठोस। निक्षेपण कर देंगे तो, लेकिन अगर ठोस को उधर पातन कर देंगे तो क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी। समझ में आई बातें? उसी तरह से ठोस को अगर जमा देंगे, ठोस को अगर नहीं संगलन कर देंगे यानी गला देंगे तो क्या बन जाएगी? द्रव। लेकिन अगर गैस को जमा देंगे तो क्या बन जाएगी? द्रव। द्रव को जमा देंगे तो क्या बन जाएगी? ठोस। समझ में आई बातें? यानी पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है। यानी आपने क्या देखा? द्रव गैस में बदल सकती है, गैस ठोस में बदल सकती है, ठोस गैस में बदल सकती है, गैस द्रव में बदल सकती है ना? यही है पदार्थों की अवस्था का पारस्परिक परिवर्तन। किसी को दिक्कत? समझ में आ गई बातें? कि अगर आपसे कोई पूछे कि पदार्थ की पारस्परिक परिवर्तन का मतलब क्या, तो आप बताएंगे ठोस गैस बदल सकते हैं, गैस ठोस में बदल सकते हैं, गैस द्रव में, द्रव ठोस में, नहीं ऐसे बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला है दर्पण की गुप्त ऊष्मा क्या है? दर्पण की गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को आप गलाइए और गलाने के समय जो आपने ऊष्मा दिया, वो ऊष्मा उसके ताप में परिवर्तन नहीं लाती है, तो इसको कहते हैं दर्पण की गुप्त ऊष्मा। यानी परिभाषा से समझिए, वायुमंडलीय दाब पर, यानी जो अभी हमारा दाब है, किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके द्रव्यमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ की दर्पण की क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए बर्फ ले लेते हैं हम लोग, 1 kg बर्फ, 1 kg बर्फ लेते हैं, हो गया? क्या लेते हैं हम लोग? ठीक है। अब इसमें एक थर्मामीटर लगा दीजिए, तापमान देख लीजिए। अभी आपको है मान लीजिए 0 डिग्री सी, सपोज दैट, हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा गर्म करिए, गर्म कर रहे हैं, 1 मिनट गर्म किए, 2 मिनट गर्म किए, 5 मिनट गर्म किए, करते जाते हैं, लेकिन इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, 0 के 0 होता है। जब तक कि पूरा बर्फ गल नहीं जाता है तब तक ये 0 रहता है। क्लियर? जब बर्फ गल जाएगा पूरा,
तब तापमान बढ़ेगा, लेकिन जब तक बर्फ है तब तक तापमान में वृद्धि नहीं हुई। यानी आपने जो उष्मा दिया वो कहां गया? तो बर्फ को गलाने में क्या हो गया? खत्म हो गया। बर्फ को गलाने में खत्म हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग दर्पण की गुप्त उष्मा। समझ में आई बातें? कैसे समझाएंगे लोगों को? तो लिखिएगा कि हम बर्फ लेंगे, एक चट्टाने एक बर्तन में डाल लेंगे और उसमें एक थर्मामीटर लगा देंगे, उसके तापमान को माप लेंगे। अब उसको हम लोग 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट गर्म करेंगे। गर्म करते जाएंगे, कुछ समय तक देखेंगे कि हमने तो गर्म किया लेकिन उसके तापमान में कोई परिवर्तन। इसका मतलब है कि हमने जो उष्मा दिया है वह ठोस से यानी बर्फ से द्रव में बदलने में जो उसकी उष्मा थी वो खत्म हो गई। यानी हमने जो उष्मा दिया वो किस में खत्म हो गया? बर्फ से द्रव में बदलने में, यानी बर्फ को गलाने में खत्म हो गया। इसलिए उसकी उष्मा में कोई परिवर्तन। इसको कहते हैं हम लोग दर्पण की गुप्त उष्मा। ठीक है, समझ में आई बातें? चलिए आगे पढ़ना मुझे। वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है? सेम कहानी वही कि एक बीकर लीजिए, हो गया, इसमें थोड़ा सा जल भरिए और जल भर करके एक थर्मामीटर लटका दीजिए। लटका दिए, चलिए अब इसको गर्म कर दीजिए। हो गया। अभी तापमान माप लीजिए। पहले तापमान मान लीजिए 30 डिग्री सी है। आप इसको कुछ देर गर्म करिए, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, तो इसके ताप में परिवर्तन नहीं आएगी। थर्मामीटर का तापमान वही रहेगा। ठीक है ना? जब तक वह उबलने नहीं लगेगी यानी क्वथनन नहीं करने लगेगी तब तक तापमान थर्मामीटर का वही नजर आएगा। इसका मतलब है कि आपने जो उष्मा दिया वो उष्मा कहाँ गया? आपने जो उष्मा दिया वो उष्मा कहाँ गया? तो वाष्पन में खत्म हो गया। यानी द्रव वाष्प बदलने लगी तो वह वाष्प में क्या हो गई? खत्म हो गई। इसी को कहते हैं हम लोग ये वाष्पन की गुप्त उष्मा, है ना? यानी कि द्रव में जो आपने उष्मा दिया वह किस में बदलने लगी? वाष्प में। तो इस अवस्था परिवर्तन में जो उष्मा खपत हुआ यही है वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो दोनों सेम सेम है। वहां पर बर्फ में है और यहाँ पर पानी में है, अंतर इतने ही है। तब बर्फ बनेगा पानी और द्रव बनेगा गैस। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बातें? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है एक क्वेश्चन है, नोट्स हमने लिखा है, उबलते हुए जल की तुलना में भाप शरीर में अधिक जलन पैदा करती है, क्यों? देखिए एक पानी उबल रही है, अगर वो आपके हाथ पर गिर जाए तो उतना आपको जलन नहीं होगी, समझे? लेकिन आप रोटी बना रहे हैं और रोटी अगर ऐसे फूला गया, ऐसे फूट गया कि हाथे में लग गया, जरा बहुत जलन करता है। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि जब जल गर्म होती है तो जल में उष्मा है, लेकिन जल के कारण उसकी उष्मा को क्या कर दिया है? उसने कम कर दिया है। उसकी उष्मा को क्या कर दिया है? कम कर दिया है, जिसके कारण आपको जलन पैदा नहीं होगी। आपको जलन पैदा नहीं होगी। लेकिन वहीं पर आपने क्या किया है? भाप है। वहीं पर क्या है आपका? भाप है। और तब आप मतलब उसमें उष्मा देते हैं। देखिए लिखा है, ताप पर जल के वाष्पन के कणों में उष्मा उसी ताप पर जल की उष्मा से अधिक होती है। माने जल भी है और भाप भी है, और दोनों को मान लीजिए 100 डिग्री सी गर्म करिए, 100 डिग्री। तो भाप में आपको ज्यादा उष्मा मिलेगी लेकिन जल में उष्मा कम मिलेगी, समझे? दोनों को तापमान एक रखिए, जल को भी उतने तापमान दीजिए, भाप को भी उतने तापमान दीजिए, तब भाप में आपको क्या मिलेगी? उष्मा ज्यादा, और जल में उष्मा कम। इसीलिए जल कम जलन पैदा करती है, भाप ज्यादा जलन पैदा करती है। अब समझ में आई बात है? अब चलेंगे द्रवीकरण यानी संघनन। द्रवीकरण यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग संघनन। समझे? जैसे अभी देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और दोनों को हम क्या कर दिए? मिला दिए। 2 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर हम लोग ऑक्सीजन, यानी 2 अनुपात हाइड्रोजन 1 अनुपात ऑक्सीजन, है ना? रख दिए एगो परख नली में, उसको ले जाइए कहाँ? संघनन की प्रक्रिया में, यानी कि
मानिए एक तरह से फ्रिज में रख दीजिए, तो वो पूरा गैस जो है ना वह समझ जाएगा, वो धीरे 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 किस में बदल जाएगी, तो जल में। किस में बदल जाएगी वो, जल में। तो आपने गैस को किस में बदल दिया, द्रव में। गैस को किस में बदल दिया, यही प्रक्रिया कहलाती है द्रवीकरण यानी कि संघनन, जमना। यही कहानी ना होती है। जैसे हम लोग देखिए खाना खाते हैं, थाली में थोड़ा सा पानी अचाए उचाए तो छोड़ दिए, धूप में छोड़ दीजिए आधा घंटा, देखिएगा सारा पानी उड़ गया। कौन थरिया पी गया क्या, तो वाष्प बन करके उड़ गया। फिर पौधे की पत्तियों से पानी बेकार जल, हमारे बॉडी से बेकार जल, धरती से, समुद्र, नदी से सब वाष्प बन करके धीरे धीरे कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो जा तो रही है यहाँ से वाष्प बन करके, भाप है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन जैसे 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 काफी ऊंचाई पर जाती है तो वहां जाने के बाद संघनित हो जाती है, क्योंकि 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, और 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होने के कारण वहां पर वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है, और संघनित होकर के बन जाती है द्रव, द्रव से बर्फ बन जाती है, बादल बन जाती है। समझ में आई बातें। तो पहले बनेगी द्रव, द्रव से फिर बनेगी कौन सी, बर्फ। कोई दिक्कत, यानी कहते हैं इसी को कहते हैं हम लोग संघनन। तो जब गैस किस में बदलेगी, द्रव में, इस क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, जमना क्या है, तो जब जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस में बदल जाए, यानी वही पानी जम करके क्या बन जाएगी, बर्फ, तो उसको कहेंगे हम लोग जमना। समझ में आई बातें। संघनन का मतलब हुआ गैस द्रव में बदलेगी, और द्रव जब ठोस में बदलेगी तो उसको कहेंगे हम लोग जमना। कोई दिक्कत। अब आगे चलिए, अब थोड़ा सा है हमारा डिग्री सेल्सियस से केल्विन में संबंध। याद रखेंगे, अगर हमारे बॉडी का तापमान सपोज दैट अभी 0 डिग्री है, 0, तो केल्विन में मापिएगा तो 273.15 केल्विन होता है। ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट सब में मापते हैं ना हम लोग तापमान। तो हमारे बॉडी का तापमान कितना अभी 0 है, तो 0 बराबर 273। अगर मान लीजिए अगर हमारे शरीर का तापमान अगर 100 हो जाए तो कुछ नहीं, उनमें 273 जोड़ देंगे 15, यानी 373.15 केल्विन। कितना हो जाएगी, 1 अगर अभी मान लीजिए हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री, तो केल्विन में पूछेगा तो क्या करेंगे, 273 उसमें जोड़ देंगे, 7 और 3 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 11 के 1 हासिल 1 और 2 1 3.15 केल्विन। समझ में आई बातें। केल्विन जितना देखिए डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा और केल्विन में पूछेगा तो 273 में क्या कर देंगे, हो गया। अगर मान लीजिए अगर हमको केल्विन में दिया रहा डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो उसमें क्या करेंगे, 273 घटा देंगे। क्या करेंगे हम लोग, केल्विन में रहेगा और डिग्री सेल्सियस में पूछेगा। जैसे मान लीजिए हमारी विनीता के शरीर का तापमान अभी अभी 403.15 केल्विन है, तरह के केल्विन है। तो डिग्री सेल्सियस में कितना, 273, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 0 0 0 0 0 0, अब इसमें गया था 0, इसमें गया था 3, इसमें गया था 1, हो गया, यानी 130 डिग्री सी। कितना होगा इसका, समझ में आई बात है। तो डिग्री सेल्सियस में रहेगा, केल्विन में पूछेगा तो 273 जोड़ देना, केल्विन में रहेगा डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो घटा देना। कोई दिक्कत, केल्विन में रहेगा तो घटाना है, डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो जोड़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये समझ गए। अब आगे चलते हैं। उष्मा का अवशोषण। उष्मा का, देखिए दुनिया की जितनी पदार्थ हैं ना, एक रंग का उष्मा अवशोषित नहीं करता है। कोई ज्यादा अवशोषित करता है, कोई कम अवशोषित करता है। किसी को देखिएगा ज्यादा गर्मी लगता है, किसी को साफे गर्मी नहीं लगता है। हमारा विनीता को आज तक पसीना हम नहीं देखे चलते हुए, क्या विनीता, बात सही है ना, हाँ कम चलता है। लेकिन हमारी आरुषि को देखिए, बिना मुंह और चमचम करते रहता है पूरा पसीना से। क्या है भाई ऐसा, यानी कि कहने का अर्थ है कि उष्मा कोई ज्यादा अवशोषित करती है, कोई, देखिए इसके पीछे का एक कारण है। क्या कारण समझिएगा, रंग। इसके पीछे का क्या है कारण, जो गहरे कपड़े पहनते हैं उनको ज्यादा गर्मी लगती है, जो हल्के और उजले कपड़े पहनते हैं उनको कम गर्मी लगती है। कहिएगा सर नहीं समझे,
ऐसे समझिए। आप एक थर्मामीटर ले लीजिए। आहा, वो तू कहां भागा जा रहा है। एक थर्मामीटर ले लेते हैं, है ना। इसमें हम तापमान माप लिए। अभी तापमान मान लीजिए अभी 37 है। क्लियर। इसको एक सफेद कपड़ा से हम इसको ढक दिए। कौन कपड़ा से? सफेद से। एक और थर्मामीटर हमने लिया, इसका भी तापमान हमने 37 डिग्री सी दिया, हो गया। इसको एक ब्लैक कपड़ा से यानी काला से हमने क्या कर दिया, इसको ढक दिया, हो गया। इसको धूप में रखाइए 1 घंटा 2 घंटा, रख दिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दोनों को तो धूप लग रहा होगा। अब इस कपड़ा को हटाइए या कागज को हटाइए, काले वाले को, इसका तापमान देखिए, इसका तापमान देखिए, तो दोनों में आपको अंतर नजर आएगी। काला वाला में देखिएगा तापमान बहुत ज्यादा है, काला वाला में तापमान बहुत, उजला वाला में तापमान बहुत ही। इसका मतलब है कि काला उष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है, उजला जो है उष्मा को नहीं। इसीलिए तो हम लोग खास करके जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहां, है ना, तो वहां पर हम लोग घर को उजले रंग से रंगना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या? क्योंकि उष्मा जो है ना वो क्या करती है, उष्मा को कम अवशोषित करती है। कौन वाला? उजला वाला। तो आपको उसमें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगा। अगर घर को करिया रंग से रंग दीजिएगा तो गर्मी आपको ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत। या मान लीजिए गर्मी के दिनों में देखिएगा लोग ज्यादा व्हाइट हल्के हल्के सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। क्यों? यही कारण है, क्योंकि जो उजला वाला होगा ना उसमें आपको गर्मी कम अवशोषित करता है, तो आपको ठंडक की अनुभूति होगी। अगर वही काला रहेगा तो उष्मा ज्यादा अवशोषित करेगी, तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी। समझ में आई बातें? पर समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हमारा बच गया है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। देखिए आजकल वैज्ञानिकों ने तो 3 अवस्था तो खोज कर लिया था कि ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। तो ठोस कौन? तो बर्फ। द्रव कौन? तो पानी। गैस कौन? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन ये पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है, न ठोस है, न द्रव है और न गैस है, तीनों के बीच में एक तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ, उसको कहते हैं प्लाज्मा। आप उसको ठोसो नहीं कह सकते हैं, उसको द्रव भी नहीं कह सकते हैं, उसे गैस के। जैसे देखिए दूध मुहैया अपने गांव में होता है, देखे होंगे, क्रीम आता है, क्रीम गाढ़ा गाढ़ा रहता है, नहीं रहता है? बताइए वो ठोस है, वो द्रव है, वो गैस है? नहीं है, वो गाढ़ा है, तरल है, उसी को कहते हैं हम लोग प्लाज्मा अवस्था। समझ में आई बातें? तब पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सा? कोई दिक्कत? चलिए, ये किसी से कोई समानता नहीं रखती है, ये आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। ये कैसे रहता है? इसके कण अधिक ऊर्जा युक्त और उत्तेजित होते हैं। इसके कण में ना ज्यादा ऊर्जा होती है, काफी उत्तेजित होती है। और इसका उपयोग कहां कहां याद रखिएगा, प्रतिदीप्त बल्ब, नियॉन बल्ब, नियॉन के संकेत बल्ब इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? और सूरज और चांद में, तारे में यही गैस प्लाज्मा अवस्था के कारण ही वो ज्यादा चमकती नजर आती है। कोई दिक्कत? तो इसके बारे में ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है। आपसे पूछेगा कि चतुर्थ अवस्था कौन? तो प्लाज्मा। न ठोस है, न द्रव है, न गैस है, तरल पदार्थ है। ठीक है, इसका उपयोग तो नियॉन संकेत बल्ब बनाने में और प्रतिदीप्त बल्ब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? अब लास्ट पॉइंट हमारा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी 1920 में भारत के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने पदार्थ की एक अवस्था का खोज किया जिसका नाम था पंचम अवस्था, है ना, पंचम अवस्था। इसके बाद और सारे वैज्ञानिकों ने पुष्टि किया कि बात सही है। अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने एक साथ पुष्टि किया कि सत्येंद्र नाथ बोस ने जो पदार्थ की पंचम अवस्था का खोज किया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अभी उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, तो हम लोग अपने पाठ में इसके बारे में ज्यादा कुछ हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? पंचम अवस्था है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पंचम अवस्था क्या है, तो लिखिएगा बहुत कम तापमान पर, न्यूनतम तापमान समझिए माइनस में, ठीक है ना। उन्होंने जब पदार्थों को ले गया
तो एक अलग अवस्था हमें दिखाई पड़ी है, उसका नाम रखा गया है पंचम अवस्था। इसके बारे में हमारी किताबों में भी अधिक जानकारियां नहीं दी गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही रहेगा। तो पूरे चैप्टर में हम लोग निचोड़ निकाले, पदार्थ कितनी अवस्थाएं? 5, ठोस, द्रव, गैस। एक चौथम अवस्था था जिसका नाम है प्लाज्मा, और पंचम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या नाम इसका? ठीक है ना, किसी को दिक्कत? बाकी सबके गुण, सबके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए। अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे, समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। विशेष अगर अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर करिए। और हाँ, अगर वीडियो आप देखते हैं तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि एक आध को लगातार शेयर करते चलें, कमेंट करें, लाइक करें। विशेष हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और विशेष हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कल क्वेश्चन के साथ आते हैं। और हाँ, एक खुशी की बात बता दूं मैं कि हमारे एक स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पिछले साल पढ़ी थी, इस बार बिहार पुलिस में उसकी नौकरी फाइनल हो चुकी है आज के डेट में। तो हमें काफ़ी खुशी है कि हमारे यहाँ का एक स्टूडेंट आज बिहार पुलिस में वर्दी लेकर आएगी। फिर वर्दी में जब आएगी तो आप लोगों को मिलवाएंगे उससे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।